अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि फीते इसलिए वो काट रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की है, उनके मुताबिक उनके मुखलिफिन उनकी तरक्की से जल रहे हैं। इस पर हम बात प्रोग्राम में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान समेत 85 अरकान असेंबली को असासाजात में मुबहम मालूमात देने पर नोटिस जारी कर दिए है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। तो इमरान खान साहब आज कराची का दौरा खत्म करके वापस जा रहे हैं और कहते हैं कि कराची किसी की जागीर नहीं। देखना यहाँ पर यह है कि कराची में तहरीक इंसाफ की कितनी वर्किंग है और इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने नाक़दीन को जवाब देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसको दुनिया भी तस्लीम कर रही है। ऐसे में हम तरक्याती मंसूबे के फीते ना काटे तो क्या करें। शेखुपुरा में भक्की पावर प्लांट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मेरे लिए ये खुशी का मौका है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। उनका कहना था कि जिसने मेहनत की हो उसे खुशी नहीं होगी तो और क्या होगा, हम फीते काट रहे हैं तो बर्दाश्त करें। मियां नवाज शरीफ पर तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि पाकिस्तान में तरक्याती काम उस रफ्तार से नहीं हो रहे जिस रफ्तार से नवाज शरीफ साहब फीते काट रहे हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के नाक़दीन का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ ने चूंकि खुद कोई मेहनत नहीं की और आवाम के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो इस तरह की बेपरखी उड़ा रहे हैं। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब, नून लीग से हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है क्यूम सुमरा साहब। निहाल हाशमी साहब, पहले तो आप ये बताइएगा, इमरान खान साहब कराची गए, कराची से वापस भी आ गए, कराची में अपनी जगह बना पाए? पाकिस्तान पीपल, हम पीटीआई की बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, कोई जगह बन पाई उनकी कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप बता सकते हैं कि जगह बनी है कि नहीं बनी है। असल में झंडे लगा करके, नारे लगा करके या कवरेज से तो शायद नहीं बनता है। आदमी सियासी जगह बनाना सियासी काम करके, सियासी काम में यह है कि इनके बल्दियाती जो काम है वो नजर आते हैं या इस तरह की चीज हो। इमरान खान साहब मेरे ख्याल से बल्दियाती इलेक्शन के बाद एक बार आए थे जब उन्हें अपने कैंसर का जो उन्होंने अस्पताल लगाया उसके लिए कुछ चंदा वगैरह लेना था उस सिलसिले में। उसके बाद फिर शायद इमरान खान साहब नहीं और अब शायद इसलिए आ रहे हैं तो उन्होंने कोई चंदा वगैरह लेना होगा। तो दूसरे तरफ इनकी पार्टी अपने आप में अंदरूनी तौर पर बहुत इंतशार है। आम जो लोग हैं उनकी राय यह है कि हाँ 2013 में वोट दिया गया था, मगर इमरान खान साहब ने अपने पूरा वक्त, सारा वक्त एहतजाज में, घरों में, गाली में और गोली में लगा दिए, खर्च कर दिए। कोई ऐसा उन्होंने शो नहीं किया जिसके लिए साबित हो कि वो पाकिस्तान के मुल्क से गुर्बत में करना चाहते हैं, लोगों में शऊर और आगाही बेहतर करना चाहते हैं, तालीम को आम करना चाहते हो, ये एक शायरी की सियासत करना चाहते हो, एक सियासत बराए तरक्की करना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके कि लोगों ने चलिए ठीक है निहाल हाशमी साहब। एजाज चौधरी साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। निहाल हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कराची पे शायद तवज्जो देने के लिए नहीं आए, शायद चंदा वगैरह ही जमा करने के लिए आए होंगे, जैसा कि पहले वो शौकत खानम के हवाले से भी चंदा जमा करने गए थे। उनकी तवज्जो है ही नहीं शायद कराची की तरफ, ऐसा कुछ है? या वाकई इमरान खान साहब अब चाहते हैं कि चूंकि पहले वक्त नहीं दे पाए किसी और वजह से, पेपनामा की वजह से, तो अब कराची में सही से वक्त दिया जाए? जी बहुत शुक्रिया महरीन। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई फ़र्द अपनी ज़िंदगी का कोई मिशन रखता है और अवाम की फलाह बहबूद और अवाम नास की बेहतरी के लिए चंदा जमा करता है। आप ज़रा कंपैरिजन कर लें उन लोगों से कि जो सुबह से लेकर रात तक और एक दिन नहीं बल्कि 30 साल से 35 साल से मुल्क के ऊपर वक्फे वक्फे से हुक्मरानी कर रहे हैं और सवाए अवाम का खून निचोड़ने के और कोई काम नहीं करते। उससे इमरान खान का चंदा इकट्ठा करना तो एक बेहतर काम है ना। बाकी रही ये बात कि इमरान खान वाहिद पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का कि जो हर के अंदर, हर तर्ज जिंदगी के अंदर, हर लिसानी, हर ग्रोही जो यहाँ तकसीम है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके अंदर लोगों के अंदर यकसा मकबूलियत रखता है। वो हर फर्ज से यानी खंदा पेशानी से मिलने की सलाहियत रखता है। और कराची तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ और यानी बजा तौर पे ये कहा जा सकता है कि कराची तो एक पाकिस्तान है।
सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कराची एक एजाज पाकिस्तान साहब, कोई है। खास प्लानिंग है इस वक्त इमरान खान साहब की कराची के ऊपर फोकस करने के हवाले से, वहां पर जो फोकस करना चाहते हैं उस हवाले से? जी, मेरा ख्याल है कि आपकी तवज्जो दुरुस्त है, ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन असल में आपको मालूम है कि पनामा के डकैती के इंकशाफ के बाद हमारी तवज्जो असल में 70 साल की उस करप्शन की तरफ हो गई है जो पाकिस्तान में जो हमारी रूलिंग एलीट है उसका एक खासा बन चुकी है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान से अगर करप्शन के फैक्टर को खत्म कर दिया जाए और जो हम मकरूज हैं, फी का कोई 1.25 लाख रुपया, आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी 1.25 लाख रुपए का मकरूज पैदा हुआ है, अगर एलीट की करप्शन खत्म कर दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम कर्जों के बोझ से भी निकल सकेंगे। और ये जो लूटी हुई दौलत है बैरून दुनिया के अंदर, जिन लोगों की जायदादें, प्रॉपर्टी और स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर डॉलर्स और बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर कोई हुकूमत आके उनको वापस वसूल कर ले तो पाकिस्तान के सारे दलिद्दर दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, आम आदमी की जिंदगी के अंदर एक बेहतर और बहार आ सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमने उसको जरा फोकस किया हुआ है। अलबत्ता कराची की अहमियत किसी सूरत में कम नहीं है, इंशाअल्लाह ताला वक्त वो दे भी रहे हैं और आइंदा भी हमारा जो कराची की तरफ रुझान होगा वो गालिब होगा। कराची में बड़ी जानदार लीडरशिप मौजूद है जो अपने तौर पे भी काम करती है और मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान और साहब आप बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फीते पे फीते काट रहे हैं, इमरान खान साहब कराची पर अब खुसूसी तवज्जो देने वाले हैं, सिंध में अब एमक्यूएम का जो वोट बैंक टूटा है इस वक्त, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पे खड़ी है? कोई खतरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त पीटीआई से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कि कोई खतरा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने कहा, ये इमरान खान साहब ने सच कहा कि कराची किसी की जागीर नहीं है, लेकिन ये तो हकीकत है किसी की जागीर हो या न हो, लेकिन यहाँ के रहवासी और कराची दारुल खिलाफा है सूबे सिंध का, और यहाँ के रहने वालों की जागीर तो ज़रूर है, बाकियों की हो या न हो ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ पे जो सूबे में बसने वाले लोग हैं, उनकी जागीर ज़रूर है, उसका इनकार कोई नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने कहा PMLN के हवाले से, देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो आप कह रहे हैं तरक्की और ये सारे जो भी आप गिनवा रहे हैं, काश ये इल्म और एजुकेशन और सेहत और बाकी मसाइल पे भी इस तरह तवज्जो देते आम लोगों की। वहाँ पंजाब की बुरी हालत ये है कि वहाँ अस्पतालों का कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ मरीज़ रोड पे और अस्पताल के गेट पे जो है वो अपनी जान दे देते हैं। सुमर साहब, बात तो आप लोगों की भी की जाती है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी की जाती है, वो आप लोग का जो अभी केस चल रहा है, अभी जिस तरह उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया, वो पैसा लड़काना में कहाँ पर खर्च किया गया, उसके ऊपर भी सवाल आते हैं। वो तो आपका वो खास गढ़ है, बीबी का गढ़ है, आप लोगों ने वहां पर क्या किया, सवाल तो आपसे भी उठते हैं। ये इसका आप अपनी बात कीजिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कीजिए, क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? आपने सवाल किया PMLN के हवाले से, अगर आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल किया होता। नहीं, हमने सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या तैयारी की है 2018 के लिए। वो तो इंशाल्लाह अभी आप भूल गए, अभी बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या रिजल्ट दिया, लोगों ने क्या पीपल्स पार्टी का एतमाद किया, ये सब भूल गए आप लोग। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी ने जीता है, और कोई पार्टी मुझे बता दो कि इस वाज़ेह अक्सरियत से मेजॉरिटी के साथ किसी पार्टी ने जीता हो, तमाम तर एलिगेशंस के बावजूद, तमाम तर हालात के बावजूद। 2018 की बात करें, मैं आगे भी बता रहा हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी सुने ना। बात यह है कि आपने एक इलेक्शन का मैंने हवाला दिया जो रिसेंटली हुआ है, उसके बाद जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है, मुझे बता दें। फिर अगली 2018 की बात कर रही है, इंशाल्लाह ताला न सूबे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी वापस आ रही है। और अब तो हालात वाज़ेह हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी को रोका गया था इलेक्शन के लिए। आपने नहीं देखा कि शहबाज शरीफ साहब का वो ख़त सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी को जो है पंजाब को बचाओ दहशत गर्दों से, बाकी सूबों से हमारा क्या ताल्लुक़ है। वो भूल गए कि अब जब उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकती है, बाकी पार्टियों को इजाज़त है, तो हमारे साथ तो एक ज़्यादती हुई है, पूरी दुनिया ने उसको एडमिट किया है। फ्री फेयर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने हमेशा जीते हैं, तारीख उठा करके देखो, जब भी पाकिस्तान के अंदर। अब भी इंशाल्लाह ताला ये मेरा ऑन रिकॉर्ड आपके बात कर रहा हूँ कि कमिंग इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा जो है
ये नहीं कि कहीं आप कह सकते हैं कि जब आप लोग खड़े होंगे और वोट मांगेंगे 2018 के लिए तो आप अपने जमाने की तरक्की से कंपैरिजन करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने की तरक्की। निहाल हाशमी साहब बताइएगा, कहते हैं इमरान खान साहब कि जितनी तेजी से मियां साहब फीते काट रहे हैं उतनी तेजी से तरक्की नहीं हो रही, ये क्यों कह रहे हैं वो? काश इमरान खान साहब समझते हैं कि तरक्की क्या होती है। काश इमरान खान साहब को जहां मैंडेट मिला है केपी में वहां वो काम करते। काश वो लोगों की तकालीफ को समझते, उनकी हस्पताल की, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी एजुकेशन की, उनकी रोज़गार की। काश के वो विजनरी आदमी होते। हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी तेज़ी से हम फीता काटते हैं उतनी ही तेज़ी से ये पैतरे बदलते, उतनी ही तेज़ी से ये गलत बयानी करते हैं। पहले 35 पंचर था, फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, फिर पैनामा पेपर्स हो गया, अब अल्लाह ही जाने कहाँ कहाँ पे जाते रहेंगे। काश ये 1 बिलियन दरख्त लगा सकते। कि अभी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाफ डन है, शायद वो अगली हुकूमत में जाके वो फाइनलाइज होंगे तो कोई और ना क्रेडिट ले ले तो इससे पहले हम ही फीते काट दे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जो कराची हैदराबाद मोटरवे है वो 4 फेजेस पे है और उस 4 फेजेस में जो अकल से भी अंधे हैं और आंखों से भी अंधे हैं, बिनाई अगर शऊर की भी जाती रही हो तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको शऊर दे, बिनाई की भी, समात की भी, अकल की भी। खान साहब इन सारी चीज़ों से महरूम है। और आज देखें, इसीलिए पाकिस्तान में जो तरक्याती काम और आज अमेरिका भी ये कह रहा है, जो पाकिस्तान के क्रिटिक्स हैं, दुश्मन हैं, जो मगरिब है, वो भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान तेजी से आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहे हैं। ये नवाज शरीफ है जिसके वजह से पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुए। प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने, देखिए मुझे याद है इसी शहर में हम रहते थे जब 12 मई था, यहाँ पे रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, फौज भी थी, मगर हम बेबस थे। मगर जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो ये शहर अमन का गहवारा बन जाता है। जब पॉलिटिकल विल होती है, जब इरादे ठीक हो जाते हैं तो फिर चीज़ें डेवलपमेंट वर्क। और अंधेरे इस शहर में और पाकिस्तान में लोड शेडिंग का राज था, आज उससे दूर हो गए हम। तो अगर इमरान खान साहब खुद कुछ तो करते, कुछ नहीं तो कुछ तो कर जाते, तो उनको पता चलता है कि काम करना क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गई है लोड शेडिंग। वो वाली बात नहीं है जो मेरे भाई कयूम सोमरो जिस तरह की बातें करें। हाजियों को लूटने के बाद भी अगर आदमी को वोट मिल जाए, हाजियों को लूटने के बाद भी अगर वोट मिल जाए, NICL के बाद भी हाजियों को लूटने की बात नहीं है। पानामा लीक्स में जो है पैसे भरने वाले ऑफशोर कंपनियां अब बनाने वाले, अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, ऑफशोर कंपनियां हमने नहीं बनाई, आपने बनाई है। ऑफशोर कंपनियां, कौम का पैसा आपने लूटा है, हमने नहीं लूटा है। 30 साल से करप्शन आपने किए, हमने नहीं किए। ये सब सारी चीजें आ रही है। काटे जा रहे हैं लेकिन जितनी तेजी से फीते काटे जा रहे हैं। कयूम सोमरो साहब मौका दीजिएगा, आपकी तरफ आते हैं कयूम सोमरो साहब जी। एजाज चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि दीदे बिना दे कोई इमरान खान साहब को, उनको शायद नजर आए जो तरक्याती काम हो रहे हैं। ब्लूम्सबर्ग का भी शायद उन्होंने हवाला दिया कि खुशगवार हैरत है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और जो मुख्तलिफ जरीदे हैं जो बाहर शाया होते हैं उनमें पाकिस्तान में आने वाली बेहतरी का अगर जिक्र किया जाता है तो वो कहते हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का क्रेडिट है क्योंकि उनकी हुकूमत के दौरान ही ये सब कुछ हुआ है। ये सब जरा इस पर तज्जिया कर दीजिए। महरीन ये जो ये बताते हैं ना तरक्की, ये तरक्की का आलम ये है कि किसी भी शहर में आप चले जाएं, पीपल्स पार्टी के दौर का इख्तिताम हुआ था, उससे लेकर आज तक 3.5 पौने 4 साल के अंदर रोटी की कीमत दुगनी हो गई है। ये तरक्की हुई है। 15 से 20 लाख नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। ये तरक्की हुई है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन का रेट उसमें इजाफा हो गया है। ये तरक्की हुई है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप अंदाजा कर लें तो हस्पताल जो हैं, मैं बिलखुसूस सूबा पंजाब का जिक्र करूंगा, हस्पतालों का ये आलम है कि वहां पर एक एक बिस्तर के ऊपर 4-4 मरीज मौजूद हैं। इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो फर्द या इंसान नहीं है बल्कि वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये माल कमा सकें। इनकी तरक्की का आलम आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर
40% बच्चे ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से ज्यादा बाहर के जरीदों को, बाहर के पब्लिकेशंस को अहमियत देते हैं। हमने पनामा की 22 ये जो है हाई प्रोफाइल केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर उन्हीं जरीदों में लिखा जा रहा है ना कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। बिजनेस इंसाइडर है, बिजनेस रिकॉर्डर है, ब्लूम्सबर्ग है, हर एक में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। 2030 तक पाकिस्तान 20वां ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है। कर्जों में तरक्की की है पाकिस्तान, मेरा टेलीग्राफ है, कर्जे लेने में बड़ी तरक्की की है। मैरीन मैंने तो वो मेरी बात इस वक्त मेरा है, मैंने तो वो अशारिये बताए हैं जिससे रोजमर्रा 20 करोड़ लोग गुजर रहे हैं। पेट, कपड़ा, तालीम, रोजगार, इलाज, ये चीजें हैं जिससे पता चलता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है या तनज़ुली कर रहा है। अगर कोई बड़ा भी पाकिस्तान में अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दे कि पाकिस्तान में रोजगार में इजाफा हुआ हो, महंगाई में कमी हुई हो, बेरोजगारी के अंदर कमी हुई हो, हस्पताल की सूरत हाल बेहतर हुई हो, ये चलिए ठीक है, इसमें हम बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। निहाल हाशमी साहब और कयूम सुमरो साहब से यही सवाल रखेंगे कि वो जो तरक्की कहा जाता है तो वो आम जिंदगी जो है, आम शख्स की जो जिंदगी है उसमें कहाँ नजर आती है। एक ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ कयूम सुमरो साहब, निहाल हाशमी साहब और एजाज चौधरी साहब मौजूद है और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, 2018 के इलेक्शन है और उससे पहले जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो कहती हैं कि हमें वोट दिए जाएं, तो हमें क्यों वोट दिए जाए, इसका भी जवाब दिया जाए। कयूम सुमरो साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, एजाज चौधरी साहब बात कर रहे थे तरक्याती कामों की, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता दौर से कोई तकाबुल किया जाएगा, कोई मुकाबला किया जाएगा आने वाले इलेक्शन में? क्या वोट मांगेंगे? मैं बिल्कुल फिगर से बात करना चाहता हूँ। निहाल हाशमी साहब की बात एक आधी सही है कि पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, लेकिन किस में? करप्शन में ज़्यादा की, पनामा लीक्स में पैसे ज़्यादा गए। हाँ, करप्शन जो है, कर्जे में बड़ी तरक्की हुई, बड़े कर्जे लिए हमने 3 साल के अंदर, ये तरक्की है ना। इसके अलावा और क्या तरक्की हो सकती है? हाँ, LNG, महंगी LNG हमने ली कतर से, उसके एवज में हमें 2 लेटर मिले। नहीं, मेरी बात में आ रहा हूँ, सिंध में भी आ रहा हूँ, सिंध की तरक्की भी सबको सामने है। सिंध ने आईना दिखाइए, मैं यही दिखा रहा हूँ, मैं सिंध पे भी आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ LNG की आपने लिया, इतनी बड़ी तरक्की की, 2 खत आपने लिए उनके एवज में, ये तरक्की हुई है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। मेरे ख्याल में कोई, जैसे निहाल हाशमी साहब ने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई अंधा भी जो है इस तरक्की से इनकार नहीं कर सकता। सिंध के हालात जहाँ तक है, देखें, सिंध ने हमेशा, निहाल हाशमी साहब को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता है, सिंध के साथ जो मरकज़ का सलूक रहा है पिछले 3.5 साल से, जो हम तस्वर नहीं कर सकते थे। हम भी वफाकी गवर्नमेंट में थे, लेकिन हमने एक लम्हे के लिए पंजाब गवर्नमेंट को उस अंदाज में नहीं देखा था जिस तरह 3-3.5 साल से मुसलसल मरकज़ सिंध को नज़रअंदाज कर रहा है। तरक्याती जो सारे के सारे उनके लाहौर में खर्च हो रहे हैं और उनके रायविंड महल और PC जो है उनका जो वहाँ पे मरी में, साहब आप लोग को भी तो उसके बावजूद भी आप लोगों ने वो वही कह रहा हूँ उसके बावजूद जो हमने खर्च किए हैं। वो चीफ जस्टिस साहब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने ड्राइवर को कहता हूँ कि गाड़ी एहतियात से चलाओ कि खड्डे में ना चले जाए। इस तरह के लतीफे मशहूर हुए हुए हैं। वो कहा जाता है बजट जो सिंध में दिया जाता है, उसकी बात करें ना। देखे आप लतीफों पे न जाए ना, लतीफे तो बहुत बड़े हैं, हम हकीकत का जो है मुआवजा करें और ये लतीफों पे न जाए। बात कर रही हूं। हाँ, लतीफे तो बहुत बड़े हैं हर जगह के लिए, लेकिन मैं बात करता हूँ ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटीज भी ये है कि सिंध के अंदर अब तरक्याती काम जिस अंदाज में चल रहे, मैं दावा से कह रहा हूँ पूरे 3 सूबे एक तरफ, मरकज एक तरफ, और सिंध की तरक्की अब देखने वाली है। इंशाअल्लाह ताला 6 महीने के अंदर सिंध के हालात पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, सिंध में इंडस्ट्रियल जोन लग रहे हैं, सिंध के अंदर कारोबार बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। और इसकी वाज़िया मिसाल दूं, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर के रोजगार ढूंढते हैं, इसलिए कराची के हालात बेहतर है या रोजगार के मौके बेहतर है। ये लोग बाकी सूबों में क्यों नहीं जाते? इसलिए वहाँ उनको बेरोजगारी है,
वहाँ भूख है, वहाँ पे खुदकशियाँ हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में वाहिद कराची से लेकर इंटीरियर सिंध तक एक सूबा है जिसमें खुदकशी का रेशो आप देखें बाकी सूबों से किस हद तक कम है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की माशी हालत बेहतर है। ये भी मानिए ना, ये भी मानिए कि कराची के हालात तब बेहतर हुए जब यहाँ पर रेंजर्स आई। उससे पहले तो कराची वाले लाहौर का रुख कर रहे थे, अभी भी लाहौर का रुख करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जो हकीकत है हम मानते हैं, उससे हमें कोई इनकार नहीं है। जब से कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ है, कुछ फेडरल का भी किरदार है ना, कुछ वफाक का भी किरदार है ना, उन्हीं की पजीराई थी। अभी तो देखिए आप लोग तो इजाजत ही नहीं दे रहे थे रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने की। वज़ीर दाखिला साहब थे जो स्टैंड लेके खड़े हुए थे, आप लोग तो इनकार कर चुके थे। ये भी एक मीडिया की प्रोपेगेंडा है कि हम इजाजत नहीं देते थे। हमेशा हमने कहा है, और हमने हाँ कैसे नहीं कहा कि आप मुझे बता दें कब हमने इनकार किया है कि नहीं। हम समझते हैं जब तक हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत का एहसास भी है। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, जब हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और पुलिस ज़्यादा जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी बात भी हो सकती है। लेकिन हमने उनका हमेशा एहतराम किया है और हम चाहते हैं कि रेंजर्स के इस ऑपरेशन को अभी भी जारी रखा जाए। एडी ख्वाजा साहब की तकरीर आपने कल सुनी थी, कयूम सुमरा साहब जी, एडी ख्वाजा साहब की आपने तकरीर सुनी थी कल? तो उन्होंने यही कहा ना कि अभी तक हम समझ रहे हैं जब तक हमें ज़रूरत है, हम रेंजर्स को हम समझते हैं ज़रूरत है। जब नहीं होगी, जब पुलिस अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, तो बाकी सूबों की तरह सिंध भी जो है नहीं। उन्होंने ये भी कहा ना कि हमें क्यों अभी तक रेंजर्स की जरूरत पड़ती है। चले ठीक है, ठीक है। कयूम सुमरा साहब पहुंचे, निहाल हाशमी साहब आपको जवाब देंगे। कयूम सुमरा साहब जो बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमारे तो हाथ पांव बांधे हुए वफाक ने, वरना तो हम पता नहीं सिंध में कितनी तरक्की कर जाते। क्यों वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को तंग किया जाता है कि वो तरक्की नहीं कर पाते, कोई काम ही नहीं कर पाते, उनके हाथ पांव सब बन जाते? मेरे भाई सोमरो बड़े भोले आदमी हैं, या तो ज़्यादातर सोते रहते होंगे या ख्वाब देखते होंगे जागती आंखों से। शायद वो भूल गए कि 3.5 साल जब इनकी हुकूमत थी वफाक में, तो पंजाब को तंग नहीं किया गया था, वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया गया था, पंजाब हुकूमत का खात्मा कर दिया गया था। ये शायद भूल गए, इनको याद नहीं, या शायद पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि अक्सर और बेशतर इनके चेयरमैन और इनके दीगर लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता, अगर आप मुझे याद दिला दें कि सरे महल किसका था और वाजी शमसुल हसन कौन से केसेस के फाइल लेके जा रहे थे, और शायद मैं भूल रहा हूँ, अगर मुझे याद करवा दें कि किस सूबे में असातिज़ा और पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो मुजाहरे करते हैं कि हमारी तनख्वाहें नहीं दी गई, और हमसे जब रोजगार दिया गया था तनख्वाहें तो हमसे ज्यादा हमने बढ़ाई। शायद मेरे भाई भूल गए कि थर के बिजली के वो तो पंजाब में भी किए जाते हैं, सुन तो लेना, या पोर्ट कासिम में बिजली के मंसूबे हो, या सक्खर मुल्तान मोटरवे हो, या कराची हैदराबाद मोटरवे हो, या पोर्ट कासिम के ऊपर और दीगर जो फौजी फाउंडेशन और फर्टिलाइज़र के मंसूबे हों, या सिंध के नौजवानों को रोज़गार देना हो, उनको स्कॉलरशिप देना हो, या उनको लैपटॉप देना हो, या उनको मेरिट पे नवाजना हो, मेरे भाई शायद मुझे उनको याद नहीं। हाँ, एक तोहफा हम तो भूल ही नहीं सकते, कराची बैनुल-अक़वामी शहर बना दिया इन्होंने, नंबर 1 है अभी दुनिया में कचरा में, गंदगी में, टूटे हुए सड़कों पे, टूट फूट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि नंबर 1 पहुंच गया है। हाशमी साहब की भी, सुमरा साहब की भी कोई कमेंट आपका भी इस हवाले से? जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं तो ये अर्ज करता हूँ कि यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास बड़ा वसी तजर्बा है हुकूमत करने का, और हमारे पास तो कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है, 3-3.5 साल हैं, लेकिन जादू वो जो सर चढ़ के बोले। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हेल्थ के, सेहत के शोबे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके महसूस किया जा सकता है कि जो खातर खा काम हुआ है। तालीम के शोबे का ये आलम है कि कल मीडिया ने ये अखबारात में लिखा कि 38,000 बच्चे सिर्फ पेशावर में अपने स्कूलों में वापस आ गए हैं, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल छोड़ के वो सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। इसके अलावा जो मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे बेहतर निजाम पुलिस का है, डीपोलिटिसाइज कर दी गई है, कोई मुदाखलत MNA MPA वजीर या जी हमने देखा है आम लोगों को किस तरह से छितरौल करके उसको जानवरों की आवाज निकाली जाती है, वो तो हमने देखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इजाज़ शादी साहब। हमें यहाँ पे ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू जिसका कि हमने आगाज में जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन ने कुछ इमरान खान समेत 85 अरकान असेंबली हैं जिनको असातिज़ात में मुबहम मालूमात देने पर नोटिस जारी कर दिए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, चौधरी निसार, मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद समेत 85 इराकीन असेंबली हैं जिनके असासों की तफसीलात मबहम होने पर वजाहत तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन तमाम अराकीन की अपने असासों की पेश करदा तफसीलात में इबहम मौजूद है, जिसकी वजह से उन्हें कहा गया है कि वो इन असासाजात की वजाहत करें। अराकीन असेंबली की जानिब से जमा करवाई गई असासों की तफसीलात में इबहम क्यों मौजूद है? क्या अराकीन पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन में मुबहम तफसीलात जमा करवा कर अपने असासों के मुतालिक हकायक छुपाना चाह रहे हैं? और क्या तमाम अराकीन असेंबली इलेक्शन कमीशन में अपने असासों की मुकम्मल वजाहत कर सकेंगे? अगर कोई अराकीन असेंबली अपने असासों की तफसीलात में मौजूद इबहम दूर ना कर सका तो क्या इलेक्शन कमीशन उसे नाअहल करार दे सकता है? इस सब पर हम बात करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, पहले तो सवाल का जवाब दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिसेस जारी किए हैं क्या ये महज एक खानापुरी है? असूल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन के वो असासे जो आते हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में, उन पर जब 15 अक्टूबर के बाद जब उनका गज़ट नोटिफिकेशन हो जाता है तो इसके बाद जांच पड़ताल करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं हैं। वो एक महज उनके पास यही होता है कि जो भी असासी जमा करवाते हैं पार्लियामेंटेरियन, उसको बाकायदा एक गज़ट नोटिफिकेशन की शक्ल में बाहर आ जाता है। उसके अंदर तरमीम करना, उसमें अभाम पैदा करने का जो नोटिस जारी किया है, तो मेरी अपनी नाक़िस राय के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब अगर पार्लियामेंटेरियन जो हैं, अगर उनके अंदर कोई सूझबूझ हो तो वो जनाब इस पर बाकायदा तहरीक इस्तकाक भी आ सकती है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इस बारे में वो वजाहत तलब कर सकते हैं कि आपने कौन से कानून के तहत हमें अबहाम शुदा जो है वो हमें आपने लेटर जारी कर दिए हैं। एक दफ़ा जारी हो जाए कैसे ही हो, ये आम शहरी का फ़र्ज़ है। जब गज़ट नोटिफिकेशन के बाद ये उसमें लिखा हुआ है कानून में कि अगर कोई वोटर्स या आम शहरी या सिविल सोसाइटी उन्हें ये महसूस हो जाए, या इदारा इनमें नायब भी FIA भी वो ये महसूस करें कि हमारी पार्लियामेंटेरियन ये जो गोशवारे जमा कराएँ ये हक़ाइक़ के बरक्स है, तो वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं मुतल्लिका सेशन जज की कोर्ट में। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जब ये इख्तियारात नहीं हैं, या तो यह है कि जब उनके पास प्रोफार्मे जमा करवाए गए थे एसेट लाइबिलिटीज़ के, उसको जांच पड़ताल करने के बाद वो वापस भेजवा देते कि इसके अंदर यह है, ये खामी है या कोताही है या अबहम शुदा है, आप इस पर दोबारा नज़र षानी करके हमें भिजवाएँ। एक दफ़ा जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास उन्हें जमा करवा दिए हैं तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है कि वो उन पर जाँच पड़ताल के बहाने उनको ख़त लिखे या उनसे जवाब तलबी करें। जवाब तलबी करने का तो कानून में जिक्र नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी अहम बात आवाम को दिया गया है, वोटर को दिया गया है, मीडिया को दिया गया है कि वो अगर किसी ने महसूस करें कि ये इन्होंने गलत किए हैं, ये हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो वह मुतल्लिका कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नोटिस में ला सकते हैं। वजाहत कर दीजिएगा, दो बातों की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। एक बात तो ये कि आपने कहा कि जब उनके पास तफसीलात आ गई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिर्फ ये है कि उनके पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है कि किसी को गलत कह के उसे नाअहल करार दिया जा सके। तो फिर क्या है जो इलेक्शन कमीशन कर सकती है अगर इबहम दिखाई देता है? एक बात। दूसरी बात ये कि 3.5 साल गुजर गए, अभी तक इस पर कुछ नहीं हो सका, नोटिस पे नोटिस जाते रहे, हुआ तो कुछ भी नहीं, तो क्यों नहीं हुआ? ये दरअसल हमारे इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने भी इस बड़े अहम मसले को नज़रअंदाज किया और इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान माजी में कई मरतबा जो हैं वो हुकूमत को पार्लिमानी मिनिस्ट्री के ज़रिए ये रिक्वेस्ट करता रहा कि हमें जांच पड़ताल करने के लिए कानून साजी करके दें, बाकायदा कानून साजी की हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम इनके तमाम असास वजातों की हम इस पर जांच पड़ताल कर सकें। अगर किसी ने गलत फार्म भरवाए हैं या उसके हक़ाइक़ की बरक्स है तो हमें एक्शन लेने की भी इख्तियारात दिए जाएँ। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट में, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी, अब इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने भी इतने बड़े अहम इशू को नज़रअंदाज कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन आपका ये कहना है कि कानून साजी के हवाले से इख्तियारात दिए जाते, क्योंकि अगर जांच पड़ताल के हवाले से इख्तियारात नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं हो सकता। दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर हमसे बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा।